नमस्ते बच्चों। देखो आज अपन सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ मैं आज। कल अपन बात कर रहे थे एल्किन की। एल्किन में मैंने कुछ बातें बता दी थी आप लोगों को। अब रेजियो सिलेक्टिविटी चल रही थी अपनी, जो एल्कोहल से उनकी रेजियो सिलेक्टिविटी। उसमें मैंने ये बताया था कि अगर दो प्रकार की एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी तो कौन सी एल्किन ज़्यादा मात्रा में बनेगी, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मैंने बोला था कि सेट-जेप प्रोडक्ट बनता है सेट-जेप नियम के अनुसार। और सेट-जेप नियम में मैंने बोला था कि वे एल्किन जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होती है, वो एल्किन अधिक मात्रा में बनती है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आज हाफमान विलोपन द्वारा या हाफमान एल्किन्स द्वारा। तो आप लोग जानते होंगे कि हाफमान विलोपन द्वारा जो एल्किन बनती है वो कौन सी एल्किन होती है। तो अपन बोलते हैं हाफमान विलोपन या हाफमान डिग्रेडेशन। क्या होता है हाफमान एलिमिनेशन? ये बोला जाता है कि इसमें सेट-जेप नियम के एकदम विपरीत एल्किन प्राप्त होती है। अर्थात अपन बोल सकते हैं जिसके अंदर ब्रांचिंग कम से कम हो और बीटा हाइड्रोजन कम से कम उपस्थित हो, वह एल्किन ज़्यादा मात्रा में बनती है, बजाय किसके जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर चतुष्क अमोनियम लवण या चतुष्क अमोनियम सल्फोनियम सोल्ट को अपन गर्म कर देते हैं तो अपन को यहाँ पर कम, या अपन बोल सकते हैं लेस ब्रांचिंग, कम साकित एल्किन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा मैंने, क्वाटरनी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड, चतुष्क अमोनियम क्वाटरनी अमोनियम साल्ट का नाम आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। तो यहाँ पर मैं ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर OH माइनस लगा दिया। तो इसको मैं बोल रहा हूँ चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अपन जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर अपन को लेस ब्रांचिंग या कम साकित एल्किन अपन को यहाँ पे मिलती है। देखो यहाँ पर ये जो है चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब मैं गर्म करूँगा, अगर इसको अपन गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर यहाँ से वाटर मोलिक्यूल रिमूव होता है और यहाँ पर अपन को मिलती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तो एल्किन हो गई और यहाँ पर ये जो बचा हुआ पार्ट है रिजिड पार्ट, ये बच जाएगा। इसको नीचे लिख देता हूँ मैं CH2 CH3 इस तरह से। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर एक तो ये एल्किन बन सकती थी और ये एल्किन बन सकती थी, मतलब एथिल और प्रोपिल दोनों समूह विलोपित होने वाले थे। परंतु यहाँ पर कौन सा समूह विलोपित हुआ? एथिल समूह, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं कम ब्रांचिंग वाली एल्किन प्राप्त होती है। अब ये बात अपन को जब समझ में आएगी, जब इसकी अपन को मैकेनिज्म समझेंगे अपन, जब अपन आराम से बता सकते हैं। तो ये बोला जाता है हाफमान विलोपन द्वारा कि ये सेट-जेप नियम के एकदम विपरीत नियम होता है और इसके अंदर कम ब्रांचिंग वाली एल्किन अपन को प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कल का लेक्चर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ठीक है। देखो अगर इसकी क्रियाविधि की अपन बात करें तो आप लोग देख ही रहे हो कि एथिल और प्रोपिल दोनों समूह विलोपित होने वाले थे। इसमें से कौन सा ग्रुप विलोपित होता है? इसमें से प्रोपिल समूह की जगह एथिल ग्रुप विलोपित होता है। इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करूं मैं तो मैकेनिज्म में कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे ही इसको लिखा अपन ने वैसे इसको अगर मैं लिख दूं, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन पे ये CH2, ये हाइड्रोजन विलोपित होने वाला था एक तो, और एक इसमें से ये जो हाइड्रोजन है ना, बीटा हाइड्रोजन अपन बोलते हैं, वह विलोपित हो सकता है, ये वाला। तो इसमें ये अल्फा कार्बन नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा कार्बन। अब दोनों जगह बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पर लगा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर विलोपित होने वाले समूह दो है, ये वाला भी हो सकता है हाइड्रोजन विलोपित और ये वाला भी हो सकता है। तो ये बोला जाता है कि ये हाइड्रोजन विलोपित ना होकर कौन सा हाइड्रोजन विलोपित होता है? नीचे वाला हाइड्रोजन विलोपित होता है। ये इस तरह से विलोपित होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो रीजन है। देखो बेटा, एक तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो OH माइनस है, बेस है, ये जब आएगा हाइड्रोजन लेने तो कौन सा हाइड्रोजन को लेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो, जहां पर उसको सुविधा ज़्यादा मिलेगी तो वही आएगा वो। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से H निकालना इसके लिए आसान है बजाय किसके, यहाँ पर, क्योंकि बीच में फंसा हुआ, यहाँ CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ CH2 ग्रुप आ गया, बड़ा ग्रुप है। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पर एक तो ये बोला जाता है कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, जिसकी वजह से त्रिविमीय बाधा कम होने के कारण ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन विलोपित हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दोनों समूह होते हैं उनमें से एथिल समूह आसानी से विलोपित हो जाता है।
इसके अलावा एक रीजन और बोल सकते हैं अपन कि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और जब अपन को पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता और नाइट्रोजन में जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाने लग जाता है, -I इफेक्ट। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अगर इसका जो -I इफेक्ट है दोनों नाइट्रोजन परमाणु का, इस CH2 और CH2 तो मान लो बराबर है। अब इस पे और इस पे देखें, अपन को देखना है इस वाले ग्रुप पे देखना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर CH3 का +I प्रभाव और लग रहा है, CH3 का +I प्रभाव लग रहा है, जो इस नाइट्रोजन के -I प्रभाव को काफी हद तक थोड़ा बहुत तो कम करता होगा। ठीक है, जब कम करेगा तो ये जो H है इसके ऊपर इतना भार नहीं आएगा और ये H आसानी से नहीं निकलेगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई भी +I वाला प्रभाव नहीं है जो इसके -I प्रभाव को कम कर सके। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से जो H है वो आसानी से निकल जाता है, और जैसे ये H निकलेगा तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, दोनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप आसानी से विलोपित हो जाएगा, तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है ये आसानी से विलोपित हो जाता है। और यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट अपना कौन सा होगा, जिसके अंदर कम ब्रांचिंग है वो वाली एल्किन अपन को मिलती है। तो यहाँ पर ये वाली एल्किन मिलती है। देखो यहाँ पर अपन ने इसको गर्म किया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, OH और H, CH2, और वापस अपन ऊपर वाला जो ग्रुप है इसी को लिख देता हूँ मैं। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं। इसके दो रीजन मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा क्यों होता है, तो अपन ने देख लिया कि यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ साथ मैंने बताया कि नाइट्रोजन का जो +I प्रभाव है वो दोनों पे लगाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत +I प्रभाव की वजह से कम हो जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। तो ठीक है, तो ये अपना होता है हाफमान विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में ये बोला जाता है कि वह एल्केन अधिक मात्रा में बनती है जिसके अंदर ब्रांचिंग कम से कम हो। यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल्स है जो अपन आराम से देखेंगे। मेरे हिसाब से ये आप लोगों की बातें समझ में आई होगी जहाँ तक है। लास्ट में ये जो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको मैं सोलो करवा देता हूँ आप लोगों को। देखो इधर अपन बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट की बात कर रहा था मैं। ये H ले लो, ये CH2 ग्रुप ले लो, ये नाइट्रोजन ले लो, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि 2 ग्रुप और लगा देता हूँ मैं इस पर, CH3। और अब देखो यहाँ पर, अब एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी की अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहाँ पे देखो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे ये तो अल्फा कार्बन है सबके सब। इसमें तो है कि ये अल्फा और ये हो गया बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर लगा हाइड्रोजन ही निकलता है। तो इसमें तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, सीधा सीधा बनने वाला प्रोडक्ट अपना यही है। तो इसमें तो अपन ने ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं, कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बने। देखो इधर इसमें तो ये प्रोडक्ट बन गया, परंतु ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स और हैं मेरे पास जिसके अंदर अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन में रिमूव करूं। 2 बीटा हाइड्रोजन जब आएंगे, जब अपने पास चॉइस मिलेगी तो अपन को वहाँ पे ये देखना है कि कम ब्रांचिंग वाली एल्किन कहाँ पे प्राप्त हो रही है। ठीक है, जैसे ये मान लो CH3 N+ और ये है OH-। यहाँ पर OH- ले आए थे भाई, यहाँ से टेक करके इस तरह से बन गया था ये H2। अब यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर देखो आप लोग, 2 बातें आप लोगों को पता चल रही होगी कि ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बाद में ये भी बीटा हाइड्रोजन है। बीटा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन लग गया हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। 3-4 पॉसिबिलिटी है। अब इसमें से अपन को ये देखना है कि कौन सी एल्किन ज़्यादा मात्रा में बनती है और कौन सी अधिक मात्रा में बनती है। तो अपन ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बनाए अपन, H2 तो निकाल दिया मैंने, एक बार तो यहाँ से H निकालेंगे तो ये वाला ये तो अलग हो ही जाता है। जैसे यहाँ पे H लगा हुआ है, ये यहाँ पे ये बाहर की साइड ये ग्रुप अलग हो गया, एक एल्किन तो ये बन गई। और एक एल्किन कौन सी बन सकती है, यहाँ पर लगा हाइड्रोजन, ये यहाँ और ये बाहर। तो देखो यहाँ पर आप लोग बताओगे मुझे सोच समझ के, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक दूंगा। एक एल्किन तो ये बनती है,
ठीक है, ये वाली एल्किन यहाँ से हाइड्रोजन निकालने के बाद, और एक एल्किन है वो कौन सी एल्किन बनती है बेटा, एक एल्किन वो बनती है। अब आप लोग मुझे बताओगे कौन सी एल्किन ज़्यादा मात्रा में बनेगी। CH3 ये लो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, बात वही है। और इस पे इसके साथ जो लगा हुआ ग्रुप उसको भी मैं लगा देता हूँ, ये लो। अब यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताओ कि कम मात्रा में तो कौन सी बनेगी और ज़्यादा मात्रा में कौन सी बनेगी। अपन बोलते हैं हाफमान प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो हाफमान प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो यहाँ पर देखो बीटा हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो ये अल्फा कार्बन एल्बिटीन, और यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है और यहाँ पे ब्रांचिंग कम है, तो अपन बोल देंगे अधिक मात्रा में तो ये बनेगा। सबके सही होगा जहाँ तक आप लोगों को पता होगा अधिक मात्रा में ये क्यों बना और ये कम मात्रा में बनेगा। अधिक मात्रा में बनेगा, एक कम मात्रा में बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखो ब्रांचिंग की बात कर रहे थे अपन, तो यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि यहाँ पर ब्रांचिंग कम है, 1 2 ही तो है। इसमें देखो आप लोग 1 2 3 है, और इसमें कितनी 1 2, तो अपन बोलते हैं जहाँ ब्रांचिंग कम होती है वो जो एल्किन होती है वो अधिक मात्रा में अपन को मिलती है। ठीक है बेटा, तो ये था अपना हाफमान विलोपन। एक एग्जाम्पल और है, आप लोग मुझे करके बताओगे, मेरे नंबर आप लोगों के पास है ही सही, आंसर आप लोग मुझे सेंड करोगे कि क्या आंसर तुम्हारा आया। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वीडियो को रोक के देख लेना। ठीक है, मिटाता हूँ इसको मैं, एग्जाम्पल आप लोग। तो ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, यहाँ पर देखो सल्फोनियम सोल्ट ले लिया है मैंने, तो इसमें से देख लेना आप OR है तो यहाँ पर H निकलेगा, ROH एल्कोहल निकल जाएगा। 2 एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी इसमें भी, एक तो अधिक मात्रा में बनेगा और एक कम मात्रा में बनेगा। तो मेरे को ये बताना है कि इसमें कौन सा बने, और अपन ने बताया हाफमान प्रोडक्ट कहाँ होता है प्राप्त, जहाँ पर क्वार्टरनी अमोनियम सोल्ट हो, चतुष्क अमोनियम लवण हो, चतुष्क सल्फोनियम लवण हो। तो यहाँ पर चतुष्क सल्फोनियम लवण अपन को दिख रहा है ये, और इस सल्फोनियम जो लवण है, सल्फोनियम लवण से आप लोगों को मुझे ये बताना है कि कौन सी एल्किन है जो ज़्यादा मात्रा में बनेगी और कौन सी कम मात्रा में बनती है। ठीक है, इसका आंसर का वेट करूँगा मैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता देना, या तो यूट्यूब वाले पे या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे सेंड करके बताओगे। जो वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं वो तो मस्त ही, तो मस्ती रहना। ठीक है, देखो एल्किनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें दे रखी है अपनी अगली हेडिंग है एल्किनों के भौतिक गुण। इसको ना मैं तो लिखवा रहा, नोट्सों में आपको शामिल हो जाएंगे। एल्किनों के भौतिक गुण आप लोगों ने पढ़ा भी ऐसे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो एल्किन, जैसे सिस एल्किन होती है, ट्रांस एल्किन होती है। जैसे एल्किन के अंदर भौतिक गुणों में क्या होता है कि गलनांक गोत्रांक वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता, वो अपने भौतिक गुण होते हैं। तो ये बोला जाता है कि 2 या 2 से 4 कार्बन परमाणु C2 से C4 वाले, पहले वाले तो अपन को पता है गैसियस अवस्था में होते हैं, फिर लिक्विड होते हैं, और जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है वो सॉलिड स्टेट में होते जाते हैं। तो ये बोला जाता है कि 2 से 4 कार्बन वाली एल्किन जो होती है वो गैसीय अवस्था में होती है, C5 से C15 तक वाली एल्किन लिक्विड में होती है, और इससे अधिक एल्किन मतलब जिससे ज़्यादा कार्बन होते हैं वो सॉलिड होती है। तो ये तो सबको पता, अपन मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन्स में यही पढ़ते आते हैं कि जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं वो तो क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं वो, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद में सॉलिड में बदल जाता है वो। और अपन को पता है कि जो एल्किन होती है नॉन पोलर होती है। ठीक है, नॉन पोलर होने के कारण ये कौन से विलायकों के अंदर सोल्यूबल होती है, तो अपन बोलते हैं कार्बनिक विलायकों में आसानी से सोल्यूबल हो जाती है। और अपन को पता है कि जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है तो उनके साथ साथ उनके गलनांक और खौतनांक के मान भी बढ़ते जाते हैं। तो शायद एल्केन में मैंने बताया होगा आप लोगों को गलनांक और खौतनांक के बारे में कुछ, तो आगे भी अपन पढ़ेंगे कि ब्रांचिंग एल्किन होती है, साकित एल्किनों के खौतनांक असाकित एल्किनों से कम होते हैं। ध्यान देना, मैंने बोला साकित एल्किनों के खौतनांक असाकित एल्किनों से कम होते हैं। क्यों? इसका रीजन मैंने बता रखा था कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है उसका एरिया कम होता है, और जैसे जैसे एरिया कम होगा तो नंबर बनने वाली जो बॉन्ड है ना, जिस सरफेस पे वो लगी हुई होगी वो आसानी से आराम से वोलेटाइल हो जाएगी, वाष्पशील हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है उसका क्षेत्रफल कम होता है, और क्षेत्रफल कम होने की वजह से वो उस सरफेस पे कम अटैच्ड रहेगी, जिसकी वजह से उसका खौतनांक कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अपन बोल लेंगे ब्रांचिंग जिसकी ज़्यादा होती है ना उसके खौतनांक कम होते हैं। फिर ये दे रखा है कि जो सिस एल्किन होती है, ये तो अपन ने पढ़ा भी, सिस और ट्रांस। सिस एल्किन ध्रुवीय पोलर होती है और ट्रांस एल्किन नॉन पोलर होती है। पोलर और नॉन पोलर के बारे में जानते हो नहीं जानते हो? जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनते हैं, इसलिए सिस एल्किन का खौतनांक ट्रांस एल्किन से अधिक होता है, तो पता होगा आप लोगों को। सममित तथा ट्रांस एल्किनों का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, ये अपन ने पढ़ा था इस सेकेंड यूनिट के अंदर, ग्रुप लगा के भी देखे थे वहाँ पर। मेलेइक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल वगैरह, उनके गलनांक व खौतनांक के साथ डाइपोल मोमेंट देख रहे थे कि सिस और ट्रांस एल्किन का
की पहचान कैसे करते थे वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। सिस एल्किन ट्रांस एल्किन की तुलना में कम सम्मित होते हैं। क्या बोला? सिस एल्किन ट्रांस एल्किन की तुलना में कम सम्मित होते हैं, तो अपन को भी पता है। अतः और क्रिस्टल में इनकी पैकिंग अच्छे प्रकार से नहीं होती, इसलिए इनके गलनांक ट्रांस एल्किन से कम होते हैं। ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे। पूछ ले कभी, तो पूछते बहुत कम है मैक्सिमम टाइम पे, फिर भी अगर पूछ ले तो बता सकते हो आप लोग। अब अपना अगला जो हेडिंग है ना वह है एल्किनों का आपेक्षिक स्थायित्व, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स। आप लोग हेडिंग डाल दो, एल्किनों का आपेक्षिक स्थायित्व, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स। इंपॉर्टेंट है ना, एल्किनों का आपेक्षिक स्थायित्व। आपेक्षिक स्थायित्व, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स। तो आप लोगों को पता होगा कि एल्केन्स की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं अपन, मैं बता देता हूँ। फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण हैं, उनके द्वारा अपन इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करेंगे। रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ दो अलग अलग प्रकार की एल्केन्स, उन दोनों एल्केनों से ये देख के अपन को बताना होता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और किसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पर अपने पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज कर करके अपन देखेंगे कि कौन सी एल्किन ज़्यादा स्थायी होती है और कौन सी एल्किन कम स्थायी होती है। इसमें 3-4 अपन प्रॉपर्टीज है, उनको चेक करके आराम से देख लेंगे। देखो अपन यहाँ पर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स देख रहे हैं, इसके लिए कुछ अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स लेंगे। अलग अलग प्रकार की एल्केन्स होती है, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी अपन कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहला अपना उसके अंदर एक टॉपिक है हाइड्रोजनीकरण उष्मा के द्वारा है, कि अपन दो जो समावेवी एल्केन्स होते हैं, मतलब जो आपस में आइसोमर्स होते हैं ना, जैसे आप लोग बनाते हो ना आइसोमर्स, समावेविता पढ़ते हैं अपन, तो वहाँ पर होता क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह अपन बोलते हैं ना, इसका फॉर्मूला तो सेम होता है परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, या सेम भी होते थे, अलग अलग पोजीशन वगैरह अलग अलग होती थी। तो अपन बोल सकते हैं कि वे समावेवी एल्किन जिनके लिए हाइड्रोजनीकरण करने पर एक समान उत्पाद प्राप्त होते हैं। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एल्किन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं मतलब H2 जोड़े, डबल बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन जोड़ने पर उनसे बनने वाला उत्पाद एक जैसा हो, तो वहाँ पर अपन को कैसे पता चलेगा? अगर अलग अलग प्रकार के उत्पाद हो तो अपन पता कर सकते हैं कि इसमें कि कौन सी एल्किन ज़्यादा स्थायी है या कौन सी एल्किन कम स्थायी है। परंतु अपना रिएक्टेंट तो अलग अलग है, परंतु बनने वाले प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं। इनकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है उसको अपन हाइड्रोजनीकरण उष्मा के मान के द्वारा आराम से बता सकते हैं कि कौन सी एल्किन ज़्यादा स्थायी है। तो ये वे अपन बोल सकते हैं कि 1 मोल एल्किन के हाइड्रोजनीकरण से उत्पन्न उष्मा को या प्राप्त उष्मा को अपन हाइड्रोजनीकरण उष्मा बोलते हैं। क्या बोला मैंने? कि 1 मोल एल्किन के हाइड्रोजनीकरण से उत्पन्न उष्मा को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण उष्मा बोलते हैं। अब ये बोला जाता है कि दो अलग अलग प्रकार की एल्किन है, परंतु उनसे मान लो समान प्रोडक्ट बन रहा है, समान उत्पाद प्राप्त हो रहा है। अब समान उत्पाद प्राप्त हो रहा तो अपन ये बोलेंगे कि उनकी हाइड्रोजनीकरण उष्मा के मान के आधार पर उनकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो ये बोला जाता है कि वे समावेवी एल्केन्स जिनका हाइड्रोजनीकरण करने पर जो उष्मा प्राप्त होती है उस उष्मा के मान को देखा जाता है कि जिस एल्किन की हाइड्रोजनीकरण उष्मा का मान ज़्यादा होता है ना, उसका स्थायित्व कम होता है, उसका स्थायित्व कम होता है, जबकि जिस एल्किन की हाइड्रोजनीकरण उष्मा का मान कम होगा उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। अपन बोलते हैं किसी भी सिस्टम के लिए उष्मा का मान जितना कम होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। मान लो यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की एल्किन्स है। अब उन 3 प्रकार की अलग अलग एल्किन्स के लिए एनर्जी अलग अलग है, परंतु हमको पता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं उसकी हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं। उस हाइड्रोजनीकरण करने पर उष्मा बाहर निकलती है, तो अपन क्या बोलेंगे? जिसमें से ज़्यादा उष्मा बाहर निकली थी उसका स्थायित्व कम होगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा थी। अपन बोलते हैं जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो यही तो चेक कर रहे हैं कि अपन ने हाइड्रोजनीकरण किया, हाइड्रोजनीकरण करने पर उष्मा बाहर निकली, तो उस उष्मा को अपन देख रहे हैं जिसके लिए हाइड्रोजनीकरण उष्मा का मान ज़्यादा निकलता है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बजाय किसके? जिसमें हाइड्रोजनीकरण उष्मा का मान कम होता है। ठीक है, तो अपन हाइड्रोजनीकरण उष्मा के मान के द्वारा किसी भी एल्किन की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे 1 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन है, इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं। 1 ब्यूटीन के अलावा अपन बात करें सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, इनकी बात करें, मान लो ये सिस 2 ब्यूटीन हो गई अपनी। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें ट्रांस 2 ब्यूटीन की, ये कौन हो गया? ट्रांस 2 ब्यूटीन हो गया।
ट्रांस हो गई। और इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लें, मान लो ये तीनों। अब इन तीनों एल्किन्स के अंदर अपन हाइड्रोजनीकरण उष्मा के मान की बात करें या इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब ही क्या होता है, H2 का जोड़ना। अब इन सब में H2 जोड़ोगे तो प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट प्राप्त होता है और वो क्या होता है, अपन को एल्किन प्राप्त होता है, नॉर्मल एल्किन। क्या प्राप्त होता है बेटा, नॉर्मल एल्किन। इसमें भी यही प्रोडक्ट प्राप्त होगा, नॉर्मल ब्यूटेन हो रहा प्राप्त। तो यहाँ पर सबके सब प्रोडक्ट एक जैसे ही हैं, परंतु इनमें जो हाइड्रोजनीकरण उष्मा थी वो अलग अलग थी, डेल्टा एच और डेल्टा एच। सबके लिए डेल्टा एच का मान अलग अलग है। देखो यहाँ पर पहली वाली जो है इसके लिए तो निकल रहा है -30.3 किलो कैलोरी पर मोल, ये निकला -30.3 किलो कैलोरी पर मोल। सेकंड वाला है इसके लिए निकलता है -28.6 किलो कैलोरी पर मोल। और इसके लिए जो लास्ट में ट्रांस टू ब्यूटेन है इसके लिए इसका जो मान आता है वो आ रहा है -27.6 किलो कैलोरी पर मोल, -27.6 किलो कैलोरी पर मोल। अब आप लोग आराम से हाइड्रोजन उष्मा को देख के ये बता सकते हो कि कौन सी एल्किन ज़्यादा स्थायी है। यहाँ पर इसके लिए -30, इसके लिए -28 है, इसके लिए -27। माइनस साइन को दिमाग में मतलब ना, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस का मतलब क्या होता है, एनर्जी बाहर निकल रही है, इसलिए अपन माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है तो इसका स्थायित्व सबसे कम होता है, मतलब 1 ब्यूटेन का स्थायित्व सबसे कम है। और जबकि ट्रांस 2 ब्यूटेन है इसका स्थायित्व ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा बाहर निकलती है हाइड्रोजनीकरण उष्मा के द्वारा। तो अपन यहाँ पर ये हाइड्रोजनीकरण उष्मा के मान के द्वारा किसी भी एल्किन की रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों एल्किन्स में से कौन सी एल्किन का स्थायित्व ज़्यादा है, तो अपन बोलेंगे कि ट्रांस 2 ब्यूटेन के अंदर हाइड्रोजनीकरण उष्मा का मान सबसे कम होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि जिस एल्किन की हाइड्रोजनीकरण उष्मा अधिक होती है उसकी पोटेंशियल ऊर्जा भी अधिक होती है, ठीक है। पर हम अपन ये भी जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो उसकी ऊर्जा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है बेटा। देखो अपना अगला है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देख लिया। अगला इसके अंदर रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए अपनी अगला जो पॉइंट है वह है दहन उष्मा के मान के द्वारा। अब ये बोला जाता है कि दहन उष्मा के मान के द्वारा भी एल्किनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी या आपेक्षिक स्थायित्व को बता जा सकता है। आपेक्षिक स्थायित्व का मतलब क्या है कि दो अलग अलग प्रकार की एल्किन्स है, उन दोनों एल्किन्स में से किस एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग बोलोगे सर आपने पहले हाइड्रोजनीकरण उष्मा बताई, अब दहन उष्मा की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये बोला जाता है जिन एल्किनों के लिए हाइड्रोजनीकरण करने पर सेम प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनके लिए तो अपन ने बता दिया हाइड्रोजनीकरण उष्मा के द्वारा उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक कर लिया। परंतु उन एल्किन्स में क्या है, जिन एल्किन्स के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं हाइड्रोजनीकरण करने पर, जब अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं हाइड्रोजनीकरण करने पर, तो वहाँ पर अपन हाइड्रोजनीकरण उष्मा के मान के द्वारा उस एल्किन की स्टेबिलिटी को नहीं बता सकते। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि कुछ एल्किन्स या कुछ आइसोमर्स ऐसे होते हैं, समावेवी एल्किन्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइड्रोजनीकरण करने पर सेम प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होते, तो उनकी अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं बता सकते। परंतु ये बोला जाता है कि अगर उन एल्किनों का अपन दहन करवाएं तो समान मात्रा में CO2 और H2O मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर उन एल्किन्स को हाइड्रोजनीकरण करें तो सेम प्रोडक्ट नहीं बन रहे, परंतु उनका अगर अपन दहन कर दें, दहन का मतलब उसको जला दें, प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन को जलाना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। अगर उनको अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं तो उनसे बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो तो CO2 और H2 ही बनेगा। अपन बोलते हैं दहन का मतलब ही क्या होता है, जितने भी कार्बन होते हैं उनको जलाने पर CO2 और जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनको जलाने पर H2O मिलता है। तो अलग अलग प्रकार की जो एल्किन्स है वो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट रहते हैं हाइड्रोजनीकरण उष्मा पर, तो परंतु उनको जलाने पर समान मात्रा में CO2 मॉलिक्यूल्स और समान मात्रा में H2 अणु देते हैं। उनके लिए अपन यहाँ पर दहन उष्मा के मान के द्वारा आसानी से उनकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे अपन ने बोला था 1 मोल हाइड्रोजनीकरण, 1 मोल एल्किन का हाइड्रोजनीकरण से उत्पन्न उष्मा को हाइड्रोजनीकरण उष्मा कहते हैं। इसी प्रकार से अपन दहन उष्मा के लिए बोल सकते हैं किसी एल्किन के 1 मोल के पूर्ण दहन में उत्पन्न उष्मा को अपन दहन उष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, दहन उष्मा बोलते हैं।
जिसको अपन बोल सकते हैं कि जिस एल्किन के लिए दहन उष्मा का मान सबसे कम प्राप्त होता है, जिस एल्किन के लिए दहन उष्मा का मान सबसे कम प्राप्त होता है उसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर अपन बात करें 2-मेथिल प्रोपिन, 2-मेथिल प्रोपिन। अब 2-मेथिल प्रोपिन का अगर अपन हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो उससे अलग प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और उसके जो दूसरे आइसोमर थे, जैसे अपन ने देखा था 1-ब्यूटेन, 2-ब्यूटेन और ट्रांस 2-ब्यूटेन या सिस 2-ब्यूटेन, तो उनका हाइड्रोजनीकरण करने पर अपन को पता है नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होती है। जबकि 2-मेथिल प्रोपिन का अगर अपन हाइड्रोजनीकरण करवाएं तो अपन को आइसोब्यूटेन मिलता था। इस वजह से अपन को यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ी, दहन उष्मा की जरूरत पड़ी। देखो आप लोग, जैसे मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ वापस 1-ब्यूटेन, ये ट्रांस 2-ब्यूटेन हो गई, सॉरी सिस 2-ब्यूटेन है ये 1-ब्यूटेन है, H ये कौन सी ब्यूटेन है बेटा, ट्रांस 2-ब्यूटेन। अब इन सबका अपन हाइड्रोजनीकरण करवा, सॉरी कंबंसन करवा दे। इसी प्रकार से 2-मेथिल प्रोपेन की ओर बात कर लेता हूं मैं। ये 2-मेथिल प्रोपेन है। अब इन सबका अगर अपन क्या करवाएं, कंबंसन करवाएं। कंबंसन का मतलब क्या होता है, इनको वायु की उपस्थिति में जला दें। तो वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो यहाँ पर सेम 6 O2 मॉलिक्यूल्स काम आएंगे सब में। और अपन को पता है कि जितने भी यहाँ पर कार्बन है वो तो क्या बना लेंगे, CO2। तो यहाँ पर सब में 4 CO2 बनेंगे, क्योंकि 4 कार्बन अपन ले रहे हैं, 4 CO2। और जितने भी हाइड्रोजन वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वाटर के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करके देख लेते हैं अपन। यहाँ पे ये 4H2। अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे होता है, तो ये बहुत आसान है बेटा, कि जितने भी कार्बन होते हैं वो तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, CO2 के अंदर। अगर आपने को ये नहीं पता कि O2 कितने लिखने हैं, तो पहले जितने भी कार्बन उनको CO2 में कन्वर्ट कर दो। जितने यहाँ पर हाइड्रोजन, जैसे 3 और 2 5, 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 4। तो 4H2। अब यहाँ पर काउंट करके इधर लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये सबके अंदर 4 CO2 4H2O 4 CO2 4H2O बना, परंतु इनकी जो हाइड्रोजन दहन उष्मा का जो मान है वो सब में अलग अलग होता है। जैसे मैं यहाँ पर इनकी दहन उष्माओं के मान लिख देता हूँ सबके, ये सब अलग अलग आते हैं। जैसे इसके लिए अगर अपन दहन उष्मा के मान की बात करें तो ये आ रहा है -649.8 किलो कैलोरी पर मोल। इसी प्रकार से इसके लिए डेल्टा H देखें अपन इस वाले के लिए, तो इसके लिए जो डेल्टा H का मान है ये है -648.1 किलो कैलोरी पर मोल। इसके लिए अगर अपन डेल्टा H देखें, ये इसका हो गया है ना, ये इसका हो गया। इसके लिए डेल्टा H देखें भाई, तो इसके लिए डेल्टा H का मान आ रहा है -647.1। ये देखो वैल्यू अगर पता भी नहीं हो ना तो ये बात पता होना चाहिए किसका ज़्यादा और किसका कम। और इसके लिए डेल्टा H का मान आ रहा है -646.1 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये इनकी दहन उष्माओं के मान है। और अपन को देखते हैं इन सबकी दहन उष्माओं के मान पर देखने पर अपन को आराम से पता चल जाएगा कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अपन देखते हैं चारों एल्किन्स के अंदर से कौन सी एल्किन ऐसी है जिसके लिए डेल्टा H या दहन उष्मा का मान सबसे कम है। तो अपन बोलेंगे 2-मेथिल प्रोपिन एक ऐसी एल्किन है जिसके अंदर इनकी दहन उष्मा का मान सबसे कम प्राप्त होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर चेक करें तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा, 1-ब्यूटेन, क्योंकि इसके लिए डेल्टा H का मान सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा, 2-मेथिल प्रोपिन, इसका स्थायित्व सबसे अधिक होता है। अगर इनका एक सीक्वेंस बनाए अपन तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 2-मेथिल प्रोपिन की, फिर ट्रांस 2-ब्यूटेन की, फिर सिस 2-ब्यूटेन की, और फिर 1-ब्यूटेन का स्थायित्व सबसे कम होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं विभिन्न प्रकार की जो एल्किन्स हैं उनकी हाइड्रोजनीकरण उष्मा और दहन उष्मा के मान के आधार पर अपन एक ऑर्डर लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, एक ऑर्डर लिखना चाहें, तो उस ऑर्डर को
अपन ये बोल सकते हैं कि उस ऑर्डर से अगर हाइड्रोजनीकरण अणुष्मा और दहन उष्मा के मान के आधार पर एल्केनों का ऑर्डर लिखना चाहें कि किसका स्थायित्व ज़्यादा और किसका स्थायित्व कम होगा, तो वो ऑर्डर निम्न प्रकार होगा। देखो आप, देखो वो ऑर्डर अगर लिखना चाहें तो वो ऑर्डर कैसा होगा कि जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग होती है ना, उसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद अगर अपन देखें R2CCHR। फिर अब देखें, बात करें ट्रांस सोर्सेस की, तो अपन देख रहे हैं ट्रांस CHR डबल बॉन्ड CHR। फिर उसके बाद में तुम्हारा सिस आ गया। इसका मतलब तो समझ रहे हो ना, CHR का। अब इसके बाद में देखो आप लोग, ये जो है इसका सीक्वेंस लगभग बराबर है, ये लगभग बराबर आता है इनका, सिस और इसका। इसके बाद में ये वाला, और सबके बाद में आप लोगों को पता है इसे किसका आएगा। ये सीक्वेंस होता है एल्केन की रिलेटिव स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देख रहे थे दहन उष्मा और हाइड्रोजनीकरण उष्मा। जिसके लिए हाइड्रोजनीकरण उष्मा का मान कम होता है उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जिसके लिए दहन उष्मा का मान कम होता है उसकी भी रिलेटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक। थोड़ा सा एक टॉपिक और है, उसको भी कवर कर लेते हैं इसमें। बेटा ये ऑर्डर लिख लेना आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे यह वीडियो को रोक के देख लिया करना। देखो अपन अपनी अगली हेडिंग है एल्केनों के स्थायित्व की व्याख्या। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन से आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि कौन सी एल्केन ज़्यादा स्थायी होती है। तो अपन ये बोलते हैं कि वह एल्केन ज़्यादा स्थायी हो रही थी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही थी। ये तो अपन देख रहे थे कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि एल्केनों के स्थायित्व को अपन त्रिविमीय बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस और अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर समझा सकते हैं। किस किस के आधार पर? अतिसंयुग्मन प्रभाव और स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर। तो अपन बोलते हैं कि जैसे से एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, और बीटा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन प्रभाव, बिना बंध का अनुनाद, आप अपन पढ़ते हैं नो बॉन्ड नो रेजोनेंस, वहाँ पर अपन क्या बोलते हैं कि वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेकर विभिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। तो एल्किल समूह ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, तो उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला था, अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर और स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर। तो ये तो बात हो गई अतिसंयुग्मन प्रभाव की, जिस एल्केन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, अतिसंयुग्मन प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। बात करूँ स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविमीय बाधा की, जैसे ट्रांस एल्केन और सिस एल्केन की बात करते हैं। तो ट्रांस एल्केन और सिस एल्केन के अंदर अपन देखते हैं कि अगर बड़े बड़े एल्किल समूह होंगे तो बड़े बड़े एल्किल समूहों की वजह से जो सिस एल्केन होती है उनके अंदर ग्रुप एक ही तरफ होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाने लग जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है बजाय किसके, ट्रांस के। क्योंकि ट्रांस के अंदर दोनों के दोनों ग्रुप होते हैं वो अलग अलग साइड होते हैं, और अलग अलग साइड उपस्थित होने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो एल्केनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दो फैक्टर है, एक तो कौन सा है अतिसंयुग्मन प्रभाव, और एक कौन सा तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस। अतिसंयुग्मन प्रभाव में मैंने बोला कि जिस एल्केन के अंदर अतिसंयुग्मन प्रभाव का मान, हाइपर कॉन्जुगेशन का मान जितना ज़्यादा होता है उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे मेरे दोनों लेक्चर्स। नोट्स वगैरह अवेलेबल करवा ही रहा हूँ मैं, लिंक वगैरह देख लिया करो, और जो भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो मुझे, है ना। और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और अपनी क्लास के बच्चों को तो बता ही देना कम से कम।